सीए अमित सिंघल जी के पास आइए, इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, जैसे कि दीपावली का पर्व है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो दिवाली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इको फ्रेंडली पटाखे को यूज़ करें, खूब इंजॉय करें, खूब मिठाई खाएं, लेकिन कम से कम दूषित करने वाले पटाखों को यूज़ करें। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है। और अगेन आने वाले काफ़ी प्रोग्राम जैसे कि दीपावली, छठ पूजा के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। सर, जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आप कुछ नए स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, तो क्या क्या आपकी इसमें नीतियाँ रहती हैं? तो हमारा ये रहता है कि हमने एक फंड बनाया हुआ है जिसका नाम है फ्लूइड वेंचर, और यहाँ पर हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड जो होते हैं उनको फंड करते हैं। और हमारा जो टिकट साइज है वो 2 करोड़ रुपए का है। तो जो भी लोग डिजिटल फर्स्ट है, अपने ब्रांड को ऑनलाइन बेचते हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, और उनकी एक सेल पहुँच गई है और अच्छे नंबर्स हैं, तो हम उनको इवेलुएट करके चेक काटते हैं, जिसमें हम इक्विटी में हम पार्टिसिपेशन करते हैं उनके साथ। हम उस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। इसी के अलावा जैसे और भी जो स्टार्टअप्स होते हैं जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर में फॉल नहीं करते, लेकिन किसी और प्रोडक्ट के अंदर है, मान लीजिए वो एजुकेशन के अंदर कुछ कर रहे हैं या फिर लॉजिस्टिक के अंदर कुछ कर रहे हैं या डीप टेक के अंदर कुछ कर रहे हैं, तो हमने अभी भी एक और फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है रियल टाइम एंजल फंड, जिसमें हम अर्ली स्टेज पर भी हम स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसको फंड को अभी हमने 14 अगस्त 2022 को भी लॉन्च किया है और अभी तक हमने यहाँ पर 3 इन्वेस्टमेंट कर दी है और हम और अच्छे स्टार्टअप्स को देख रहे हैं जो रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं स्टार्टअप। तो सर, इसमें आपने टिकट साइज क्या किया है? इसमें नॉर्मली टिकट साइज 1 से 2 करोड़ रुपए का होता है दूसरे वाले फंड में। अब आप स्टार्टअप से किस तरह से हेल्प करते हैं? तो हम लोग केवल फंडिंग नहीं प्रोवाइड करते, फंडिंग के अलावा हम उनकी काफ़ी हैंड होल्डिंग करते हैं, नए कस्टमर से उनको मिलवाना, उनके प्रोडक्ट को वैलिडेट करवाना, उनको नई नई मार्केट में लॉन्च करवाना, इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर भी। और काफ़ी पोर्टफोलियो कंपनी होने के बाद उनके आपस में भी सिनर्जीज क्रिएट की जाती है। तो इस तरह से करके हम उनको फंडिंग के अलावा भी काफ़ी तरह से हेल्प करते हैं, जिसको एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम कहा जाता है, और उनको अपनी स्पीड को इंक्रीज करने में हम हेल्प करते हैं। सर, अगर हमारे कुछ दो दर्शक हैं, आपसे संपर्क करना चाहें, तो किस प्रकार कर सकते हैं? तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है realtimeaf.com। लोग उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस के अंदर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, या अगर उनके पास अच्छा आइडिया है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी जो भी इंडस्ट्री की रेलिवेंट टीम होती है वो उनको कॉन्टैक्ट करेगी और उसको उसके आगे लेके जाएगी। इस समय में कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? तो जैसा मैंने बताया कि दूसरे वाला फंड जो है हमने 14 अगस्त को लॉन्च किया था। तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट हमने करी एक कंपनी में जिसका नाम है माई मंडी। ये ग्वालियर की कंपनी है जो सब्जी वाली लोगों को हेल्प करती है सुबह सुबह 4 बजे उठ के सब्जी मंडी से सब्जी लाने में और उनकी रेडी पर सब्जियों को पहुंचाने में। तो दिस इज ए लॉजिस्टिक कंपनी जिन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल को आसान बनाने के लिए कोशिश करी है और ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो ये हमने पहली इन्वेस्टमेंट करी। दूसरी कंपनी हमने जिसमें इन्वेस्ट किया उसका नाम है ट्रांसपोर्ट सिंपल। ट्रांसपोर्ट सिंपल क्या करती है कि वो ट्रक ओनर्स के लिए एक ईआरपी सॉल्यूशन उन्होंने बनाया है, जिससे ट्रक के मालिक अपना पूरा एक ही डैशबोर्ड पर देख सकते हैं कि कौन सा ट्रक कितना किलोमीटर चला, उसकी बिलिंग हुई या नहीं हुई, उसकी रिकवरी आई या नहीं आई, उसके बाद उसका जीएसटी पे हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से करके ये ट्रांसपोर्ट सिंपल है राउरकेला की कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा 2 और 3 कंपनी और चल रही हैं जिसको हम इवेलुएट कर रहे हैं और वो फाइनल स्टेज पर है। तो जैसे ही वो फाइनल होती है उसके बारे में भी बताऊंगा। और फ्लूइड वेंचर में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हमने इन्वेस्ट करना शुरू किया था जयपुर बेस्ड कंपनी से जिसका नाम है फैब्रिक। ये लोग ऑनलाइन कपड़ा बेचते हैं, कोई भी बंदा वहाँ जा सकता है और ऑनलाइन अपना कपड़ा खरीद के अपने दर्जी से सिलवा सकता है। फिर हमने वॉलमंत्रा में इन्वेस्ट किया जो होम डेकोर की आइटम बेचते हैं, ये नोएडा में बेचते हैं। शूमी टॉयज बच्चों के वुडन टॉयज बेचते हैं, ये बेंगलोर में है। और उसके बाद हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया एसके पेरिस, जो लोग लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और ये लोग वीगन लेदर में काम कर रहे हैं आज के दिन। अभी हमने हिस्टोरिक लेदर का नाम सुना है, बट वीगन लेदर इज द फ्यूचर जो इको फ्रेंडली होता है। रस्की कोकोनट वाटर की एक कंपनी है और इसमें फ्यूजन भी इंक्लूड है। आप लीची फ्लेवर में कोकोनट वाटर पी सकते हैं रस्की की बोतल के अंदर। और मास्टर चाओ चाइनीज नूडल्स बेचता है। और इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली इन्वेस्ट किया एक कंपनी में रीडिजाइन के अंदर जो मर्चेंडाइज बेचते हैं। सर, इसके साथ साथ आपके R&D सोर्सेज क्या होते हैं? R&D सोर्सेज हमारे ये होते हैं कि जो हमारी पाइपलाइन होती है
वैसे तो मैं इतने सारे इवेंट्स में जाता हूँ तो स्टार्टअप्स मुझे वहीं पर मिल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं जो स्टार्टअप्स रिकमेंड करते हैं, एग्जिस्टिंग कंपनीज के एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमें रिकमेंड करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट को रिव्यू करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में फिट होगा, इस प्राइस पॉइंट पर लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो हम अपना सर्वे करवा के लोगों से इवेलुएट करते हैं, फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपके साथ काम करके लोगों को एक अलग ही खुशी मिलती है। मिलनी चाहिए ये लोगों को। हमें यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करके ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जब हम उनका फ्यूचर प्लान देखते हैं और उस एज के अंदर जिसमें हम लोग अभी केवल जॉब के बारे में सोच रहे थे और वो लोग जॉब क्रिएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो अलग ही एक खुशी महसूस होती है। तो सर जैसे आज का जो समय है ये डिजिटल है और पहले ट्रेडिशनल वर्क हुआ करता था, तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस हैं डिजिटल और ट्रेडिशनल में? देखिए बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हैं। अगर हम देखें तो हमारे टाइम में कोई मोबाइल भी नहीं था और मोबाइल की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और आज के दिन आप देखिए कि व्हाट्सएप के थ्रू ही आप कितने काम कंप्लीट कर लेते हैं बिना कोई फ़ोन उठाए। बल्कि पहले एक सेशन आया जहाँ पर आपको मोबाइल से बात करनी पड़ती थी, अब तो वो भी नहीं है, कम्युनिकेशन करते हैं वॉइस कॉल के थ्रू और काफ़ी कुछ करके। तो चेंजेस तो काफ़ी आ ही रहे हैं, और उसी चेंजेस के अंदर हम लोग आगे और चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डिजिटल के कारण ही और डाटा अवेलेबिलिटी के कारण ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई। जब हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे कि हम किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और हम वो वाली चीज़ परचेज कर पाएंगे जो केवल मुंबई के मॉल में मिलती है। तो आज हम कहीं से भी बैठ के कहीं से भी कोई सामान खरीद पाते हैं। तो ये सब डिजिटल चीज़ों के कारण ही अवेलेबिलिटी हुई है। और एक अच्छी चीज़ ये रही है कि इंडिया में डाटा बड़ा सस्ता है, तो यू कैन यूज़ इंटरनेट ईजिली, जो बाकी देशों में नहीं है। तो मुझे तो काफ़ी उम्मीद है कि डिजिटल होने से अभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अलग ही तरह की बनेगी। तो सर जो लोग अभी डिजिटल होने से डरते हैं उनके लिए क्या संदेश है? डिजिटल होने से कोई नहीं डरता। न्यू जनरेशन तो मोबाइल लेके पैदा हुई है, केवल पुराने लोग हैं जो कन्वर्जन करने में वो करते हैं। बट मैंने जो भी देखा है, हर इंसान अपने बच्चों के थ्रू, पोतों के थ्रू नई टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो नहीं भी समझ रहा है तो उनकी हेल्प लेके उसको काम कर रहा है। आज हो सकता है किसी को ऑनलाइन टैक्सी बुक करना नहीं आता हो, लेकिन समहाउ वो अपने किसी ना किसी रिलेटिव को फ़ोन करके, फैमिली मेम्बर को फ़ोन करके बोल देता है कि मुझे टैक्सी चाहिए, तो क्या आप मेरे लिए बुक करवा दोगे? तो डेफिनेटली उनको ज़रूरी नहीं है कि वो सीखें, लेकिन वो डिजिटल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं किसी और की हेल्प लेके। बट आज कोई अछूता नहीं है कि कोई कहे कि नहीं मैं तो बिल्कुल डिजिटल यूज़ ही नहीं कर रहा, मैं तो बिल्कुल ना व्हाट्सएप यूज़ करूँगा, ना कोई कैब सर्विसेज यूज़ करूँगा, तो ना कोई ऑनलाइन खाना ऑर्डर करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। केवल ये है कि कुछ लोग खुद सीखना चाहते हैं, कुछ दूसरे की हेल्प लेके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सर यहाँ पर एक सवाल और बनता है, क्योंकि लोग डिजिटल से शायद डरते हैं साइबर क्राइम को लेकर, तो इसमें क्या अवेयरनेस की जा सकती है? नहीं देखिए, साइबर क्राइम एक चीज़ है जिसमें डेफिनेटली आपके बैंक का डाटा हैक किया जा सकता है और आपका कुछ डाटाबेस हैक किया जा सकता है। अगर आप अच्छे एंटीवायरस अपने मोबाइल के अंदर रखेंगे और थोड़ी सी इंटेलिजेंस रखेंगे कि किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना है, तो डेफिनेटली आप उस क्राइम से बच सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने घर में भी चोरी का रिस्क तो सबको है ही है, उसी तरह से मोबाइल है, आज के दिन मोबाइल एसेट बनता जा रहा है, लैपटॉप एसेट बनता जा रहा है। तो आपको उस डाटा जो है उसको प्रोटेक्ट करना थोड़ा आना चाहिए। तो साथियों, आज हमने बात की, हमारे साथ सीए अमित सिंघल जी थे और इनका संपर्क सूत्र आपको वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ है, और इनसे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही एक सेकंड सेशन हो जिसमें आपको और डीप जानकारी हम दे सकें। तो अमित जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत